जी नमस्कार। आज अपन हाउस वायरिंग से रिलेवेंट इश्यूज पे कुछ डिस्कशंस कर रहे हैं। ये हाउस होल्ड्स के लिए मतलब घर के मालिकों के लिए, एक इंटीरियर डिजाइनर्स के लिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए, वायरमैन के लिए और हर एक जो हाउस से रिलेवेंट है पर्सन उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है। जब भी अपन हाउस बनाते हैं, हाउस एक ड्रीम घर होता है, कई सालों के लिए होता है। उसमें जो भी परेशानी आती है वो डे टू डे आती है। इसलिए उसमें कोई भी इलेक्ट्रिक से रिलेवेंट इलेक्ट्रिकल वायरिंग, इवन स्विच भी यदि 2 फीट भी 1 फीट भी ऊंचा ऊपर नीचे होता है तो उसकी परेशानी हमेशा हमेशा के लिए बनी रहती है। तो नहीं होना चाहिए। स्विच की पोजीशन जैसे 3.5 फीट की होनी चाहिए तो होनी चाहिए। उसका पावर सॉकेट है तो उसकी पोजीशन नीचे ग्राउंड से 1 फीट ऊंची होनी चाहिए। स्विच पे ऐसे नहीं है कि बच्चा जो है, छोटा बच्चा है जो 2 साल का है, वो स्विच की पोजीशन पे पहुंच सके, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जो है 8 साल का बच्चा भी उस स्विच तक नहीं पहुंच पाए। तो हर एक जो चीजों को ख्याल में रखते हुए स्टैंडर्ड नॉर्म्स हैं, उस नॉर्म्स के अकॉर्डिंग या स्टैंडर्ड प्रैक्टिस जो है जिसको थंब रूल बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंग हाउस वायरिंग की डिजाइन होनी चाहिए। खास तौर से आर्किटेक्ट को भी जो है इन चीज़ों का ख्याल होना चाहिए। आर्किटेक्ट इंजीनियर होता है जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर नहीं है या इलेक्ट्रिकल बारे में उसको नॉलेज नहीं है, तो भी उसको इन चीज़ों का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स का बहुत ही गहन जो है नॉलेज होना चाहिए। डेप्थ जो है उनकी स्टडीज होनी चाहिए। ह्यूमन बिहेवियर का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। हाउस होल्ड से बैठ के वो डिस्कशन करे, न कि ऐसे डिजाइन दे दे जिससे उसको कहाँ इलेक्ट्रिकल पावर चाहिए, कहाँ उसको फिटिंग चाहिए, कहाँ उसको फैन चाहिए, कहाँ उसको टीवी चाहिए, ये कहाँ डाइनिंग टेबल चाहिए, कहाँ ऑफिस टेबल चाहिए, कहाँ कंप्यूटर चाहिए। अदरवाइज क्या करते हैं, बार बार वायरिंग जो है बदलते रहते हैं, बार बार उसमें पंचर करते रहते हैं, बार बार सॉकेट जो स्विचेज वो बदलते रहते हैं। तो उससे जो है काफ़ी लॉसेस भी होते हैं और जो है इंटीरियर डिज़ाइन एंड डेकोरेशन है वो भी डिस्टर्ब होता रहता है। और एक इलेक्ट्रिशियन जो है, जो लेमैन है, वो या इलेक्ट्रिशियन जो उसको ज़्यादा जो नॉलेज नहीं है तो वो जैसे चाहे वैसे कर देता है, तो वो हमेशा हमेशा के लिए प्रॉब्लम्स और इश्यूज बन जाता है। तो अपन आज हाउस वायरिंग के बारे में जो कुछ डिस्कशन कर रहे हैं, जैसे ये कट सेक्शन दिखा रखा है एक छोटे से घर का जिसमें 4 पोर्शन है। ये अपना जो है एक छोटा सा ऑफिस बना रखा है, आपने देख रहे होंगे इसमें, ये एक अपना ऑफिस है। ये ऑफिस है, आपने देखा होगा। ऑफिस सेक्शन है, दूसरा एक जो है आपका बेडरूम है, एक आपका डाइनिंग रूम है, आपका एक गेस्ट रूम है। उन सब में कहाँ कहाँ क्या क्या लगना चाहिए ये सारे जो है दिखा रखे हैं पहले अपनी स्लाइड्स में। दूसरा ये है कि पावर जब सप्लाई आती है तो ट्रांसफॉर्मर से जो है कनेक्शन आता है, तो ट्रांसफॉर्मर से 4 वायर आते हैं यदि आपने 3 फेज सप्लाई ली है तो। और 2 फेज सप्लाई ली है, मीन सिंगल फेज सप्लाई ली है तो 2 वायर आते हैं, एक फेज वायर आता है, एक न्यूट्रल वायर आता है। और 3 फेज सप्लाई ली है तो 3 फेज के वायर आते हैं, एक न्यूट्रल वायर आता है। वो घर तक आते हैं, घर के मीटर तक जो है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वालों की जो जिम्मेदारी होती है, डिस्ट्रीब्यूशन वाले जो अथॉरिटी होती है उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने बोर्ड तक पावर सप्लाई देके जाए। ये स्टार कनेक्शन होता है, इसमें न्यूट्रल जो जरूरी होता है। यहाँ अपने पास घर पे आ गई। घर में भी अपन को जैसे जो है जनरली जो है वो टायर टू टायर सिटी पे डिपेंड करता है कि आपकी किस क्लास की सिटी है। यदि जो है इलेक्ट्रिसिटी बार बार घंटे 2 घंटे के कट ब्रेक्स होते हैं तो आपको यूपीएस की भी ऑप्शन देना जरूरी है, क्योंकि आपका जब भी पावर सप्लाई चली जाए तो इन्वर्टर या यूपीएस से आपकी पावर सप्लाई को चला वापस से एनर्जाइज किया जा सकता है। अब उसका भी हर एक स्विच सॉकेट में तो कनेक्शन होगा नहीं कि सारे आपके पूरा का पूरा लोड यूपीएस पे चला जाए। यूपीएस की इतनी कैपेसिटी नहीं होती, इन्वर्टर की इतनी कैपेसिटी नहीं होती। तो आपकी मेन जैसे हर एक रूम के अंदर एक फैन और एक ट्यूबलाइट का कनेक्शन यूपीएस से होना चाहिए, बाकी का नहीं होना चाहिए। लेकिन आजकल जैसे मोबाइल इंपॉर्टेंट है तो मोबाइल का चार्जिंग का पॉइंट भी एक यूपीएस से कनेक्टेड होना चाहिए। तो ऐसे मैंने आपको दिखा रखा है। एक न्यूट्रल वायर है तो न्यूट्रल वायर का सब जगह कनेक्शन जाना चाहिए। तो ये आपका जो है मैन पावर में दो जो है ट्रिप बटन हमने लगा रखे हैं, जैसे आपने यहाँ से दिख रहे होंगे कि ये आपका जो है एक बटन ये है जो मैन पावर सप्लाई से आ रहा है, और दूसरा जो ये है जो यूपीएस से जो है कनेक्शन आ रहे हैं।
दोनों से जो है घर में डिस्ट्रीब्यूशन पैनल, ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन पैनल है, अलग अलग एमसीबी लगी हुई हैं और ये अर्थ लिंक है। जितने भी घर का जो बॉक्स होते हैं, पावर सप्लाई के जो सॉकेट्स होते हैं, बॉक्स होते हैं, उन सारी सप्लाई के बॉक्सेस को आपको अर्थ वायर से सप्लाई देना जरूरी है, क्योंकि घर में सेफ्टी बड़ी इंपॉर्टेंट इश्यू है। तो एक अर्थिंग का वायर चलना चाहिए, जिसको ग्रीन वायर आपको यूज करना चाहिए। तो वायर जनरली जो है 2 की बजाय 3 यूज करेंगे तो कॉस्टिंग हो सकता है कि आपकी 1.25 गुना बढ़ जाए, 1.5 गुना नहीं बढ़ती, 1.25 गुना बढ़ जाए। मतलब आपको 10,000 रुपये जहाँ खर्च हो रहे हैं वहाँ पे जो है 12,500 रुपये खर्चा आ सकता है। लेकिन ये आपको सेफ्टी, जिंदगी दोनों देती है, तो आपको इसको इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। दूसरा, आपके बैटरी बैकअप लेंगे तो आपकी जो इलेक्ट्रिकल पूरी फिटिंग का जो है खर्चा है जो आने वाला है, उससे 1.5 गुना जो है खर्चा बढ़ जाता है। लेकिन आपकी ये जो कंफर्ट है, आपकी जो बार बार यदि पावर सप्लाई में डिस्टर्बेंसेज है, इस टाइप का आपका सिटी या जो शहर में आप रह रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको इस टाइप की अरेंजमेंट कर लेनी चाहिए, जिससे आप हमेशा के लिए जो है बहुत बेहतरीन जो है वो लाइफ जी सकें और बेहतरीन अपने घर में रह सकें। ये मैंने आपको एक जो है पावर सप्लाई का कनेक्शन दिखा रखा है, जिसमें अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ से मेन पावर सप्लाई आती है, सिंगल फेस लाइन है। इसको जनरली जो है लोग जनरल भाषा में 2 फेस सप्लाई भी बोलते हैं, लेकिन ये 2 फेस नहीं होता है, सिंगल फेस होता है। एक न्यूट्रल होता है, एक फेस होता है। यहाँ से एनर्जी मीटर में पावर आ गई और 2 आए और 2 ही गई। इसके बाद जो है आइसोलेटर लगा होता है, एमसी बॉक्स लगा होता है या डिस्ट्रीब्यूशन पैनल लगा होता है। डिस्ट्रीब्यूशन पैनल से 2 कनेक्शन अपन ने लेके और यूपीएस में लगा देते हैं, जहाँ से यूपीएस से इनपुट आउटपुट दोनों अपन को मिलते हैं। और वहाँ से अपन जो है जो अपन पावर सप्लाई लेके और मैन जो है घर में डिस्ट्रीब्यूशन पैनल में पावर सप्लाई अलग अलग दे देते हैं। रूम में जो पावर सप्लाई देते हैं तो ध्यान रखेंगे, रूम में इन्वर्टर से जो आने वाली सप्लाई है वो कुछ मतलब मैन, जैसे एक लाइट है, एक फैन में है, उसमें जा रही है। बाकी सारे में जाने वाली सप्लाई है वो इन्वर्टर से नहीं जानी चाहिए, डायरेक्ट जानी चाहिए, डायरेक्ट मैन सप्लाई से जानी चाहिए। हर के लिए एक एमसीबी बॉक्स लगा होना चाहिए। एमसीबी बड़ी इंपॉर्टेंट डिवाइस है, ये आजकल पुराने जमाने के फ्यूजेस को रिप्लेस कर दिया। ये ट्रिप हो जाती है, जब भी ओवरलोड होता है तो भी ट्रिप हो जाती है, या शॉर्ट सर्किट होता है तो भी ट्रिप हो जाती है। ये सेव करती है और ये पावर सेविंग भी करती है। तो ये बहुत ही अच्छी, अपने हर एक जो है रूम के लिए एमसीबी बॉक्स यूज करते हैं। वो जो है एमसीबी बॉक्स में आपको लेटर ऑन जो है अपनी स्लाइड्स होगी उसमें दिखाऊंगा। तो ये अपन आगे चलते हैं। इसमें घर की पहली वायरिंग की पहली जो सीढ़ी है, पहली जो शुरुआत है, आप जब घर की वायरिंग करना चाहते हैं तो वो होती है जब छत कास्ट होती है, छत डालते हैं आपके घर में, रूफ जो बनती है। तो ये रूफ जब भी बनती है आपके घर में, रूफ बनाते हैं, तो उस टाइम आपको बहुत ख्याल रखना चाहिए कि आपकी सिटिंग डाइनिंग टेबल कहाँ आएगी, जो डाइनिंग टेबल जहाँ आ रही है तो वो आपको ध्यान है या नहीं है। दूसरा जो है, आप किचन कहाँ देने वाले हैं, किचन में एग्जॉस्ट फैन कहाँ है, आपकी स्लैब या जो है आपकी जो बेंच होती है वो कहाँ पे लगी हुई है, आपकी मेन पावर सप्लाई जो है, मेन पावर पॉइंट कहाँ लगा होना चाहिए, क्योंकि वो रूफ से ही जो है नीचे वायर आता है, आगे नेक्स्ट वाले में मैं बताऊंगा। और आपके घर में मीन्स आपके रूम में सेंटर पॉइंट पे फैन होना चाहिए, वो है, या बेडरूम की साइड में फैन होना चाहिए, वो है। आपका बेडरूम बड़ा साइज का है, यदि 10 से बड़े साइज का है तो उसकी फैन सेंटर लोकेशन से दूसरी साइड में होना चाहिए, या 2 फैन का ऑप्शन होना चाहिए। ये सारी बातें आप पहले से है डिस्कशन करें अपने डिजाइनर से, अपने आर्किटेक्ट से, या आर्किटेक्ट पहले से इस बातों का ख्याल रखे। ऐसे नहीं है कि वो कॉपी पेस्ट करके आपको डिजाइन दे दे और आप उससे घर बना लो और बाद में जो है आप जो ड्रिल करवाते रहो इलेक्ट्रीशियन को और जो है फिटिंग कराते रहो। वो आपकी घर की शोभा बिगाड़ देता है, खर्चे को अननेसेसरीली आपकी कॉस्टिंग बढ़ा देता है और आप कंफर्ट भी नहीं रहते उसके साथ। ये एक टेम्परेरी अरेंजमेंट होता है। ये देखिए कि जैसे आपको कंड्यूट यहाँ तक छोड़ी है, यदि आपकी कंड्यूट यहां तक छोड़ी है तो ही आप उससे नीचे जा सकते हैं। आपकी कंड्यूट यदि उस दीवार तक नहीं छोड़ी है तो आप उससे नीचे नहीं जा सकते। तो जैसे फॉल सीलिंग होती है, ये आपकी छत कास्ट होती है, तो आपकी कंड्यूट पाइप उस जो है दीवार तक रहनी चाहिए। जहां से मीटर से पावर जा रही है तो वहां तक जो है आपकी ट्यूब कंड्यूट पाइप होनी चाहिए।
जहां जहां दीवार से पावर सप्लाई उतरनी है और सॉकेट लगने हैं वहां पे कंड्यूट पाइपिंग होनी चाहिए। ये एक एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिशियन को पता होता है, एक एक्सपीरियंस आर्किटेक्ट को पता होता है, एक एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को पता होता है जो इन चीज़ों का डिजाइंस देता है। तो ये आप जो है पहले से ख्याल रखें कि कंड्यूट पाइप कहाँ है, कहाँ तक रहेगी, कहाँ से जाएगी, किस साइड में आप मेन पावर सप्लाई आने वाली है, कहाँ आप मेन पावर वाला जो डिस्ट्रीब्यूशन पैनल जो है रखने वाले हैं। जहाँ आप ये भी ध्यान रखें कि इलेक्ट्रिशियन तो कहीं भी रख देगा उसको, तो जो मर्जी है वहाँ रख लेगा, लेकिन आप ये भी ख्याल रखें कि आपकी सेफ्टी है या नहीं है, आपकी पाइप जो लगेंगे, आपके वायर जो लगेंगे वो कम से कम लगने चाहिए, आपकी डिस्टेंस जो है वो रूम की कम से कम रहनी चाहिए अननेसेसरी, नहीं तो हीटिंग होती है, पावर लॉस होता है वायर्स में, और हमेशा के लिए बिजली का बिल जो बढ़ता है, आपकी वायरिंग की कॉस्ट ज़्यादा आती है। ये सारी एस्पेक्ट्स को आप बड़े ख्याल से रखें। ये जो है इलेक्ट्रिक कनेक्शन है, जैसे न्यूट्रल वायर है, तो न्यूट्रल में जो है जनरली 2 वायर स्विच तक लाते हैं, फिर जो है बल्ब तक या फैन तक ले जाते हैं, फिर 2 वायर फैन तक ले जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि न्यूट्रल वायर में स्विच की जरूरत नहीं होती, तो न्यूट्रल को सीधा सारे जो है वो इक्विपमेंट तक सीधा कनेक्शन देना चाहिए, और केवल पावर वाला जो है फेज वायर है उसको जो है स्विचेज तक जो है ले जाना चाहिए, और वहां से स्विचेज से उसकी पोजीशनिंग करनी चाहिए। और अर्थिंग वायर है उसको आपके जो भी बॉक्स हैं, या जनरली ऊपर छत वाले बॉक्स में नए भी लगाएं तो कोई खास बात नहीं है, लेकिन जहां पे आदमी का हाथ टच होता है वो जितने भी बॉक्स हैं आपके, जो भी सॉकेट्स जहां लगते हैं वो बॉक्स है, उसमें आप अर्थिंग वाले वायर को लगाएं, जिससे आपको डेंजर नहीं हो, आपको जब भी कोई झटका नहीं लगे, करंट नहीं लगे। ये मैंने आपको कनेक्शन दे रखा कि आपके यदि 3 फेज सप्लाई आ रखी है तो भी आप जो है उसके कनेक्शंस करेंगे तो ध्यान रखेंगे कि 3 फेज जो इक्विपमेंट है, मोटर्स है, उसको 3 फेज से कनेक्शन देंगे, लेकिन जो 2 फेज के हैं बाकी के सारे हाउस होल्ड एप्लीकेशन जो घर के जो उपकरण होते हैं वो 2 फेज के होते, मतलब सिंगल फेज के होते हैं। तो सिंगल फेज वालों को आप सप्लाई देंगे तो हर सारे के सारे उपकरण एक फेज में नहीं लगाएंगे। जैसे एक उपकरण टीवी एक फेज में लगा दिया तो ट्यूबलाइट दूसरे में लगाओ, फैन तीसरे में लगाओ, बल्ब चौथे में लगाओ, और पावर सॉकेट जो है पहले में लगाओ। मीन्स ऐसे करके आपको एक एक करके जो है इक्विपमेंट लगाने होते हैं, ऐसे नहीं कि सारे इक्विपमेंट एक से। न्यूट्रल तो सभी लगने होते हैं, न्यूट्रल में करंट ज़्यादा नहीं आता, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं होता है। न्यूट्रल में करंट सारे इक्विपमेंट आप अलग अलग फेजेज में लगाएंगे तो न्यूट्रल में करंट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। ओके, ये आपकी प्रॉपर अर्थ वायर के साथ जो है आपने डिजाइन दिखा रखा है। ये एक अर्थ वायर है जो आपको मैं न्यूट्रल तो सीधा का सीधा चला जाता है, जिसको भी कनेक्शन देना होता है न्यूट्रल सीधा चला जाता है। आपका पॉजिटिव जो वायर होता है, फेज वायर जो होता है, वो स्विचेज के साथ जाता है, हर स्विच पे सीधा जाता है, स्विच से जो है डिवाइस तक जाता है अलग अलग स्विचेज के माध्यम से। स्विच सारे ही जो है फेज वायर में लगते हैं, न्यूट्रल में कोई स्विच नहीं लगता और नहीं लगाना चाहिए। यदि न्यूट्रल में आपने स्विच लगा रखा है तो आपकी ये गलत वायरिंग की हुई है, जिसमें आपको कभी भी झटका लगता रहता है। आप इक्विपमेंट की मेंटेनेंस करते हैं या नया इक्विपमेंट बदलते हैं या रिप्लेस करते हैं तो आपको डेंजर रहता है। इसलिए जब भी आप लगाएं तो आपका न्यूट्रल सीधा जाना चाहिए, सब तक जाना चाहिए, और लाइन जो है मतलब फेज जो जाना चाहिए वो स्विचेस के थ्रू जाना चाहिए, हर में स्विच लगना चाहिए, जब स्विच बंद करना वहां तक पावर नहीं जानी चाहिए। और अर्थिंग का वायर है वो डिब्बा से डिब्बा चलना चाहिए। मीन्स आपका जो बॉक्स होता है जिसमें आप सॉकेट वगैरह स्क्रू करते हैं, सॉकेट वगैरह लगाते हैं, उस बॉक्स को, वो आयरन का बॉक्स होता है, उस आयरन के बॉक्स पे लग जाए, उस आयरन के बॉक्स से दूसरे आयरन के बॉक्स लग जाए, उस बॉक्स से तीसरे आयरन के बॉक्स में लग जाए, उससे हर एक आयरन के बॉक्स में उसको चलता रहता है। ये आपने देखो इसमें बहुत सिस्टमेटिक डायग्राम में इस चीज को दिखा रखा है। तो ऐसे आप है वो अर्थ वायरिंग की सप्लाई करते हैं। आपको यदि 3 पिन सॉकेट होता है, मीन्स आपने सॉकेट 3 या 5 पिन सॉकेट होता है तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। उसमें आप एक ऊपर ही ऊपर वाला होता है वो खास तौर से जो है मोटा होल होता है, और सभी होलों की कंपैरिजन में वो अर्थ वायर के लिए होता है, वहां पे ग्रीन वायर से कनेक्टेड होना चाहिए। जनरली क्या करते हैं इलेक्ट्रिशियंस को इतना एक्सपीरियंस नहीं होता, और जो है पैसा बचाने के लिए आपके जो है यदि आपने घर खरीदा है तो पैसा बचाने के लिए क्या करते हैं उसमें वायरिंग करते ही नहीं है, क्योंकि वो जो उस वायरिंग नए भी करे तो वो काम नहीं आता है, वो इमरजेंसी केसेस के लिए है, जब आपकी फॉल्ट हो, अर्थिंग जो है वो प्रॉपर नहीं मिल रही हो, आपका कहीं से जो लीकेज करंट हो,
आपके अंदर झटका हो रहा हो, या सीलन आ रही हो, या बारिश का मौसम हो, उस टाइम वो जो है काम आता है आपको। तो आप उसको ध्यान रखें और खोल के देखें कि उसमें कनेक्शन दे रखा है या नहीं दे रखा है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है उसका कनेक्शन होना चाहिए। ये आपकी सेफ्टी के लिए है और ये इमरजेंसी काम के लिए है, जनरली वो काम में नहीं आता है। तो 3 पॉइंट या 5 पॉइंट जो है वो सॉकेट होता है, उसमें ऊपर का जो वायर होता है, मोटा जो होल होता है, वो न्यूट्रल अर्थ वायर के लिए होता है, ना कि न्यूट्रल नहीं। एक न्यूट्रल होता है, एक लाइन के लिए होता है, और वो अर्थ वायर के लिए होता है। ओके, ये आपकी एमसीबी होती हैं। एमसीबी भी जो है वो अलग अलग कलर्स की भी हो सकते हैं, आप सिंगल कलर में भी ले सकते हैं। ये दो एक साथ कनेक्टेड भी हो सकती हैं, जैसे न्यूट्रल और फेज की एक साथ जो क्लिप कर देते हैं तो क्लिप के साथ ट्रिप होती हैं। मैं आगे इसको डिटेल से और बताऊंगा, और एक लेक्चर और होगा अपना जिसमें केवल एमसीबी क्या होती है और कैसे काम करती है उसके ऊपर डिटेल से डिस्कशन करेंगे। आप यही समझिए कि एमसीबी दोनों काम करती है, फोल्ड कंडीशन में ट्रिप कर देती है, और जब ओवरलोड होता है तो गर्म होकर ट्रिप हो जाती है। जब गर्म होकर ट्रिप होती है तो ऑन होने में थोड़ा टाइम लगता है, और शॉर्ट सर्किटिंग से ट्रिप होती है तो शॉर्ट सर्किट हटने के बाद ठीक हो जाती है। नहीं हटता है तो जब से चढ़ाते हैं वापस ट्रिप हो जाती है, जैसे चढ़ाते हैं वापस ट्रिप हो जाती है। ये एमसीबी सिंगल है, टू है, टू जॉइन में है। टू जॉइन में है मतलब ये पूरी आइसोलेटर की तरह भी काम करती है। टू जॉइन में है तो ये आइसोलेटर की तरह काम करती है, मतलब ये फेज और न्यूट्रल दोनों को एक साथ जो हटाती है तो आइसोलेट कर देती है। ये 3 है तो 3 फेज में इसको जनरली काम में लेते हैं। तो ये 3 फेज कनेक्शंस को एक साथ आइसोलेट कर देती है। 3 फेज में किसी एक फेज में फॉल्ट आ जाता है तो तीनों को ट्रिप कर देती है, यदि तीनों के ऊपर स्ट्रिप लगी हुई है। और सिंगल भी होती है जिसमें एक फेज को हटाती है, एक फेज को आइसोलेट करती है। लेकिन ये ज़्यादा सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए तीनों पे एक स्ट्रिप लगी होती है जो तीनों को एक साथ ट्रिप करती है। ये आइसोलेटर है, मैनुअली ऑन ऑफ होता है, जो इसको आप जब भी चाहो तो ऑन कर सकते हो, ऑटोमेटिकली नहीं होता। ये एमसीबी होती है, ऑटोमेटिक होती है, मैनुअल भी की जा सकती है, ऑप्शन होता है। लेकिन ये जब भी शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड होता है तो अपने आप ट्रिप हो जाती है, क्योंकि आइसोलेटर होता है, ये अपने आप ट्रिप नहीं होता है। ये एमसीसीबी जो होती है ये बड़ी एप्लीकेशंस के लिए होती है, हाई पावर रेटिंग के लिए होती है। ये मेन स्विच पे लगती है, या 3 फेज कनेक्शन से आप जब लेते हैं तो जो बड़ी रेटिंग है 50 एम्पियर से ऊपर रेटिंग के ऊपर अपन बात करते हैं 100 एम्पियर 150 एम्पियर्स पे, तो एमसीबी की बजाय एमसीसीबी यूज करते हैं। इसका नाम होता है एमसीबी, होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये छोटे सर्किट ब्रेकर है, मिनिएचर का मतलब छोटे हैं। और ये होता है मोल्ड कास्ट सर्किट ब्रेकर, मोल्ड कास्ट सर्किट ब्रेकर। तो ये कास्टेड सर्किट ब्रेकर, जो कास्ट चीनी मिट्टी का जो है कास्टेड सर्किट ब्रेकर है, ये आग भी नहीं पकड़ता और सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए होता है। ये बड़े हैवी जो सर्किट्स के लिए होता है, ज़्यादा इसका इंसुलेशन लेवल ज़्यादा होता है, तो ये अपन इसके लिए यूज करते हैं। अब अपन देखते हैं कि ये एमसीबी में वायरिंग और टेस्टिंग कैसे करते हैं। तो इसके लिए क्या होता है कि वायरिंग करने के लिए एक स्क्रू होता है, और स्क्रू के अंदर अपन वायर को इंसर्ट कर देते हैं बड़ी सावधानी से, और इसको पूरा टाइट किया जाना चाहिए। जितना जो है आप आराम से जो टाइट कर सकते हैं, मतलब ओवर भी नहीं लें, लेकिन पूरी जो है ताकत से इसको टाइट करना चाहिए। यदि आपने टाइट नहीं किया तो धीरे धीरे वहाँ स्पार्किंग होते हुए वो जो है कॉन्टेक्ट खत्म हो जाता है, और वो एमसीबी आपको रिप्लेस करनी पड़ती है। इसलिए आप ख्याल रखिए। और टेस्ट करने के लिए जो स्क्रू होता है उसमें करंट आता रहता है, तो आपको खोलने की जरूरत नहीं होती है। उसमें आप जो है आपकी जो टेस्टर होता है, मल्टीमीटर होता है, उससे आप उसके स्क्रू के ऊपर जो है सीधा का सीधा कनेक्शन लेके और टेस्ट कर सकते हैं। तो ये आपको बहुत आराम से आसानी से जो टेस्ट किया जा सकता है। ये आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रीशियन जो है एक सिस्टमेटिक वायरिंग करता है। वायरिंग करने के बाद सबको टाई से बांध देना होता है, वायर हर एक वायर को अलग अलग टाई से बांध देना होता है। कोई भी वायर ऐसे खुले में लटकते हुए नहीं रहना चाहिए, और सब अलग अलग टाइज होनी चाहिए। और हो सके तो उसको नंबरिंग भी कर देनी चाहिए, जो है टैग लगा देना चाहिए। वो प्लास्टिक की टैग को जो है वो ट्रांसपेरेंट जो है वो आपकी टेप आती है उस पर जो है पन्ने से भी लगा सकते हो, और ट्रांसपेरेंट पन्नी उस पर लपेट देने से वो जो हमेशा टैग आपको दिखता रहेगा कि कौन सा किसका टैग है और कौन सा किसकी वायरिंग है। ये आप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है ये एक टेस्टिंग बोर्ड है, जनरली इलेक्ट्रिशियन की दुकान पे रहता है, या इलेक्ट्रिकल जो है वो सप्लायर की दुकान पे रहता है। ये इसमें क्या कि आपको जो स्विचेज वगैरह के टेस्ट करने होते हैं, एमसी वगैरह के टेस्ट करने होते हैं,
ये भी है। आजकल इसे थोड़ा सा और मॉडर्न आ गया है, जिसमें आपका मल्टीमीटर भी लगा हुआ, वॉट मीटर भी लगा हुआ है, वो डिजिटल मीटर्स भी लगे हुए हैं। ये तो बहुत नॉर्मल से टेस्टर है जो, तो एक छोटा जो इलेक्ट्रिशियन है उसकी दुकान पे भी होना चाहिए, क्योंकि इसकी ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, ये स्विचेस की कॉस्ट है। ये आप जब कनेक्शन लेते हैं, ये तो जो है वो कोई अच्छी कंट्रीज के कनेक्शंस जो करते हैं, तो किस टाइप से जो कनेक्शंस करते हैं। अपने इंडिया में तो कनेक्शन का ये झंझट है, ये जाल है, इसमें जो है आते हैं और फिर पता नहीं किसका कनेक्शन कहाँ से है और किसका कनेक्शन कहाँ से लेना है और किसका कनेक्शन कहाँ से देना है। फिर भी जो इलेक्ट्रिशियन जो होते हैं उनको काफ़ी थोड़ा सा ख्यालात होता है और उनको पता लगा लेते हैं किसकी वायर कहाँ से जो है जला है या किसका वायर कहाँ से गया है, वो कनेक्शन आपको दे ही देगा। ये जो है इंडियन इलेक्ट्रिशियन है, ये टेक्निकल जो है पर्सन है, लाइनमैन है, ये खंभे पे चढ़ के और जो काम करते हैं। ये देखा होगा कि ये हरियाणा के, दिल्ली के लोग हैं जो काम कर रहे हैं, पोल पे चढ़ के कनेक्शन देने की कोशिश कर रहे हैं। इस टाइप के कनेक्शन अपने यहाँ से दिए जाते हैं। नेक्स्ट जो है आप देखेंगे कि ये जो झंझट जो है जनरली शहरों में इस टाइप का पोल कनेक्शंस जो हो जाते हैं, इसको अवॉइड करें। और आजकल जो है वो सब ज़्यादातर शहरों में तो अंडरग्राउंड केबलिंग वायरिंग होने लग गई है और अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन पैनल्स जो है वो लगे होते हैं, पॉइंट्स लगे होते हैं, वहाँ से जनरली कनेक्शंस लिए जाना चाहिए। नॉर्मली क्या होता है कि हाई वोल्टेज साइड से जो ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर में फेज न्यूट्रल जो वायर्स होते हैं, और उस फेज और न्यूट्रल वायर के साथ जो है वो कनेक्शन आता है, वो घर के मीटर को आता है। सबसे पहले मीटर से कनेक्शन जो आता है वो आता है आइसोलेटर को। आइसोलेटर से जो है वो कनेक्शन, आइसोलेटर ये है, जो आइसोलेटर है ये वाला पोर्शन, आइसोलेटर से ये पैनल है, पैनल में ही आइसोलेटर लगा होता है नॉर्मली। वैसे उसको अलग से एक बॉक्स में लगाया जाना चाहिए, लेकिन कॉस्ट बढ़ जाती है, हाउस होल्ड इतना अफोर्ड नहीं कर सकता कि आइसोलेटर की, इंडस्ट्री में आइसोलेटर के लिए अलग से एक पैनल होता है। तो ये एक पैनल है, पैनल में आइसोलेटर है, आइसोलेटर से फिर जो है अलग अलग एमसीबी लगी हुई है। न्यूट्रल वाले को तो सीधा कनेक्शन दे दिया जाता है, और जो है वो ये आपको रेड वायर दिखा रहे हैं उसको स्विच एमसीबी के साथ कनेक्शन करके और अलग अलग जो रूम में और जहाँ जहाँ तुम्हें जरूरत होती है वहाँ तक पहुँचा दिया जाता है। इस टाइप में एक छोटा सा आपके लिए बहुत ही नॉलेजेबल एक जो है डिस्कशन है और हाउस वायरिंग के बारे में। अपन और भी आगे जो है वायर्स कौन से यूज करेंगे, कैसे यूज करते हैं, कितने एमएम का वायर काम आता है, कौन सा एमएम कितना करंट कैरी करता है, कितनी मीटर की दूरी तक वो काम करता है, ये बहुत सारे जो इश्यूज अपन डिस्कशन करेंगे। आप हमारे इस चैनल को देखते रहिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बहुत सारे जो वीडियोस मिलेंगे इसके ऊपर। हाउस वायरिंग है, वायर्स कौन से यूज करने हैं, कितने एमएम के वायर्स यूज करने हैं, कितनी पावर सप्लाई चाहिए, हाउस की कैलकुलेशन, पावर कैलकुलेशन कैसे की जाती है, पावर फैक्टर कैसे इम्प्रूव किया जाता है, इलेक्ट्रिक जो है लाइट्स कौन सी यूज की जानी चाहिए, आपकी फ्लोरोसेंट लाइट और एलईडी लाइट्स में क्या डिफरेंसेस होते हैं, पावर में आप कैसे जो है उसकी टोटल जो है कॉस्ट कम कर सकते हो, टोटल आप जो है एनर्जी को कैसे सेव कर सकते हो, एनर्जी ऑडिट कैसे कर सकते हो। ये सारे जो इश्यूज पे मैं बहुत सारे जो लेक्चर्स आपको देने वाला हूँ, बहुत सारे जो मैटर आपको देने वाला हूँ, बहुत सारा नॉलेज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। डेफिनेटली आप मेरे वीडियोस से बहुत बेनिफिटेड होंगे, हमारे को फॉलो करते रहिए। थैंक यू।